दोस्तों नमस्कार। एक बहुत पुराना सॉन्ग है, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। जी हाँ, ह्यूमन लाइब्रेरी, जिसका आज दूसरा एपिसोड हम आपके सामने लेके आए हैं। और आज हम आगे पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खास, बहुत ही नायाब चेहरा, जिसके बारे में आज हम बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। ह्यूमन लाइब्रेरी जिसका मकसद है अलग अलग माइंड में क्या चीजें चलती है जिससे संसार इतना खूबसूरत है, क्यों एक माइंड दूसरे माइंड से अलग होता है, क्यों कुछ लोग बाकी लोगों से खास हो जाते हैं, क्यों कुछ लोग आम रह जाते हैं, और वो क्या चीजें हैं, कौन सा इंसिडेंट है, क्या माइंड है जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत खास हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सीरीज में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। सो उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको एक बार अपना परिचय दे दूं। दोस्तों, मैं सरिता झा, एक माइंड कोच हूं और जिंदगी में बहुत सारी चीजों को देखने के बाद जब मैं स्टक हो गई थी लाइफ में, देन मेरे पास NLP आई, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना था ना, तो मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली ये वर्ड है क्या। लेकिन जब मैंने इसकी पढ़ाई शुरू की, तब जाना कि जो भी आपके लाइफ में चीजें होती हैं, आप सफल होते हैं, आप असफल हो रहे हैं, आप स्टक हैं या आप बहुत सक्सेसफुल हैं, जो भी चीजें आपके लाइफ में चल रही हैं, उसके पीछे जो चीज काम करती है वो है हमारे न्यूरॉन्स। सो दैट्स वाई मैंने NLP पे एक्सपर्टीज की और तब मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे ऐसे माइंड हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है और सोसाइटी में उनके बारे में लोगों को बताने की जरूरत है, सो दैट हम एक बेहतर समाज बना पाए और एक दूसरे के माइंड से बहुत सारी नॉलेज लेकर के जीवन को और बेहतरीन बना पाए। सो चलिए, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं धनबाद से आए हुए एक समाज सेवक हैं जिनका नाम है दामोदर प्रसाद दामोदर जी। दामोदर जी हैं जो धनबाद से आए हैं और इनकी एक बहुत ही बेहतरीन संस्था ये चलाते हैं जिसका नाम है शिक्षा समाधान। चलिए, अब इनके बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी क्योंकि इनसे ही सुनते हैं, दामोदर जी से सुनते हैं इनके बारे में। दामोदर जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ह्यूमन लाइब्रेरी के इस एपिसोड पे। दामोदर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, थोड़ा बताएं अपने बचपन के बारे में। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और ह्यूमन लाइब्रेरी की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पे बुलाएं और हमें लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए समय और जगह दिए। मेरा नाम दामोदर प्रसाद साहब है। मैं बागमारा कतरास धनबाद का रहने वाला निवासी हूँ। मेरा जो 12th है वो सरस्वती विद्या मंदिर सीनीडी से है। मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए मैं बेंगलोर गया था। उसी दरमियान मुझे एक बीमारी हुई। बीमारी का नाम था क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस। इस बीमारी ने पूरे जीवन को झकझोर दिया क्योंकि 10-12 साल में हॉस्पिटल के चक्कर में रहा, आना जाना। सभी घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। एक जिस तरह एक युवा का सोच होता है कि मैं पढ़ूंगा, जॉब करूंगा, अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार के पूरे जीवन को बेहतर बनाएंगे। मैं भी यही सपना लेके बेंगलोर गया था, लेकिन बीमारी ने कुछ और ही चीज सिखा दिया मुझे। किस एज में आपको बीमारी हुई दामोदर जी? 18 साल की उम्र में मुझे बीमारी हुई। अच्छा, महज 18 साल की उम्र में आपको बीमारी हुई। क्या बीमारी का नाम बताया आपने? क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस। अच्छा, पैंक्रेटाइटिस। मुझे तो बीमारी का नाम मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती सही तरीके से क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ। भगवान करे सभी दूर रहे। तो जानते हैं पहले दामोदर जी से कि इस बीमारी में एक्चुअली होता क्या है। मुझे पेन का अटैक आता था, पेट दर्द होता था और असहनीय दर्द होता था पेट में। मतलब पानी भी पी नहीं पाते थे, ऐसी स्थिति आ गई थी। और फिर हॉस्पिटल के बेड से ही लोगों को मदद करना शुरू किया और करते करते आज 8-9 साल हो गए हैं। फिर एक बैनर तले काम करने लगे समाज में। चूंकि नॉर्मली आप किन्हीं को ज्यादा मदद भी करते हैं, उसमें भी बहुत दिक्कतें आती है। तो फिर बैनर बहुत सारे लोगों ने बताया कि क्या आप NGO चलाते हैं, ऐसा पूछा जाता था। फिर मैं बताता था कि नहीं, NGO वगैरह कुछ नहीं है, बस मैं लोगों को यूं ही मदद करता हूँ। ओके।
ऐसे करते करते ये कारवां बदलते गया, हेल्पिंग हैंड्स आने लगे, लोग बहुत मदद करने लगे हमारे इस काम में। अच्छा, तो मतलब आपको बीमारी हुई, चलिए इस चीज को जरा हम तरीके से अपने दर्शकों को समझाते हैं। आपको ये बीमारी हुई 18 साल की उम्र में, असहनीय दर्द था, तो ये कितने सालों तक ये सिलसिला चला आपका? 8 से 10 साल तक मैं 8 से 10 साल तक आप इस पेन में रहे। जी मैम। तो अल्टीमेटली फिर क्या सॉल्यूशन क्या था इसका, क्या रीजन था, कुछ बताया डॉक्टर ने? हाँ, ये एक्चुअली स्पाइसी, ऑयली, स्मोकिंग, अल्कोहलिक, ये सब रीजंस होता है, पर मैं अल्कोहलिक ना, मैं स्मोकर था ना मैं अल्कोहलिक था, फिर भी मुझे ऐसा दर्द और ऐसी बीमारी हुई। तो अभी मैं ठीक हूँ, अभी 4-5 साल हो गए, डायग्नोस नहीं कर रहे हैं। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी हैदराबाद, CMC भलौर, मिशन दुर्गापुर, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, SGPGI लखनऊ, गार्जियन मेरे मतलब 10 साल बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में हमारा इलाज करवाए हैं, लेकिन कहीं पे भी इस बीमारी, मतलब ये बीमारी लाइलाज था। 2008 में जब ये बीमारी हुई थी, तब ये इंडिया में मात्र 1 या 2% लोगों को था, उसमें से मैं था। ओके, कभी इस चीज पे गौर किया आपने कि आखिर इतनी बड़े जनसंख्या में ये बीमारी इतनी छोटी उम्र में आपको ही क्यों हुई? बहुत ज्यादा ही मंथन करने के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया था। और जिन्हें की उम्मीदें जो है मैं नहीं, मेरे पूरे परिवार वाले भी छोड़ दिए थे। फिर महाकाल की कृपा हुई, उम्मीद की किरणें दिखने लगी, और उम्मीद की किरण तब मतलब मुझे महसूस होने लगा जब मैं 1, 2, 3, 4 लोगों को मदद करने लगा था। तो उस दिन मुझे पेन नहीं होता था। मैं यहाँ पे दामोदर जी को रोकना चाहूंगी, सो सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। ईश्वर किसी न किसी को निमित्त बनाता है। इतनी छोटी उम्र में इनको जिस तरीके का पेन हुआ, और इन्होंने जीवन जीने की चाहत इन्होंने नहीं, इनके पूरे परिवार को लगा कि अब शायद इनका बचना मुश्किल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ईश्वर का संकेत था। ईश्वर इनसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहते थे, दैट्स वाई ये पेन दिया। और उस पेन के दौरान ही जब दामोदर जी ने लोगों की मदद करनी शुरू करी, तो इनका पेन ऑटोमेटिक कम होता है, रिलीज होता था। अगर हम देखें तो ये कितनी स्पिरिचुअल थिंग है। अमूमन हम लोग इस तरीके की चीजें, लोगों की हेल्प करना, ये सारी चीजें नहीं कर पाते, लेकिन उस बीमारी के दौरान जब इन्होंने ये करना शुरू किया, इनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये सफर चलता गया। दामोदर जी से भी इसके बारे में हम और सुनेंगे, और उसी पेन का रिजल्ट है कि आज दामोदर जी एक बहुत बेहतरीन ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम है शिक्षा समाधान। और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका जो एक थॉट है, इनका मानना है दामोदर जी का कि शिक्षा के अभाव में ही सारी परेशानियां होती हैं। तो चलिए सुनते हैं, थोड़ा जानते हैं कि ये शिक्षा समाधान जो संस्था ये चलाते हैं एक्चुअली ये है क्या। मैम, मैं अपने जीवन में जिस तरह से कुछ करना चाहता था और बीमारी समस्या उत्पन्न कर दी, तो लगा कि मतलब बहुत सारी चीजें जो होती है वो शिक्षा के अभाव में ही प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, और ये तभी ये नाम क्रिएट हुआ। और मैं अपना जो भी मेरा जो मकसद था, जो भी मेरा थॉट था, वो मैं छोटे छोटे बच्चों में सामने जाने लगा, उन बच्चों को पढ़ाने लगा ट्यूशंस वगैरह झोपड़पट्टियों में, और देखते थे कि बहुत सारी सरकारी योजना आती है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंच पाता था। जहां तक इसको पहुंचना चाहिए उस जगह तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। कारण ये है कि जिनके लिए जो योजना है वो इसको लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनके पास शिक्षा का अभाव होता है, नॉलेज ही नहीं है, और जिनके पास शिक्षा बहुत ज्यादा है वो इन सब योजनाओं का मिसयूज करते थे। तो मुझे लगा कि मुझे अगर सेकंड चांस मिला है जीवन जीने का, भगवान ने दिए हैं, तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इस समाज सेवा में उतर गया, और जगह जगह पे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मेरा काम, मेरी पूरी टीम का काम लोगों को हेल्प करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम है। तो किस तरीके से जागरूक करते हैं आप? मैम, जैसे छोटा सा एक उदाहरण दे रहे हैं, अभी तक हम लोग ऑन रिकॉर्ड 187 पेशेंट हैं, बीमार लोग थे, जिनको हम लोग रिम्स रांची लाना, देवघर एम्स लेके जाना, बहुत सारे बड़े बड़े जगहों पे लेके जाना, इलाज करवाना।
तो मैम वहां पे क्या होता है ना कि आयुष्मान कार्ड के थ्रू हम लोग जाते थे, एडमिट कर लिया जाता था और फिर 4 से 5 दिन के बाद बताया जाता था कि इसका फिंगरप्रिंट्स नहीं उठ रहा है क्योंकि ओल्ड एज हो गए हैं वो, तो इनको पे करना पड़ेगा। तो ऐसी जगहों पे हम लोग फंस जाते थे। फिर वो गरीब या जरूरतमंद जो होते थे वो हमें फोन करते थे कि देखिए आप यहाँ पे लाएं, आप तो बोले थे कि आयुष्मान के थ्रू हो जाएगा। तो फिर हम लोग दोबारा जाते थे, 2-3 बार जाते थे। फिर ऑन टेबल सर से उस बीमार के बिहाफ में हम लोग हाथ पैर पूरा टीम जोड़ते थे और बताते थे कि ये गरीब है तभी हम लोग आपके पास आए हैं और ये गरीब है और इसके पास आयुष्मान कार्ड है तो इन तक पहुंचना चाहिए। फिर कुछ चीजें ऐसी होती थी कि फिर वो मान जाते थे और फिर उनको मिलता था, ये योजना का लाभ उनको मिलता था। तो आपके कहने का मतलब कि ये योजना जिनके लिए है उनको भी आसानी से नहीं मिलता, नहीं मिलती है, अभी भी नहीं मिलता है मैम। ऐसी बहुत सारी मतलब उदाहरण हैं। ये 8 साल जो हमने समाज सेवा किया है इस बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हुए हैं। एक एक करके मैं लोगों को बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुछ शब्दों में, चंद शब्दों में ही लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसी समस्याएं आती हो तो एक मानवता के नाते थोड़ा सा किसी का मदद कर दीजिए। दूसरों को मदद करने में काफी सुकून मिलती है मैम, और ये मैं मतलब मेरा प्रैक्टिकली लाइफ में जिया हूं। तो यही गुजारिश है सभी लोगों से। यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बताते हैं मैम, हमारा कोलवरी एरिया है, कोल माइन से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के साथ जीवन यापन के लिए कोयला चुनने चले जाते हैं और वो कोयला चुनने के वजह से ना पढ़ाई कर पाते हैं, ना बुक्स फ्री में आता है, खाना फ्री में मिलता है, सरकार बहुत सारी योजनाएं देती है लेकिन वो लोग ले नहीं पाते। हम लोग उन जगह जगह पे जाके, झोपड़पट्टियों में जाके बच्चों को, उनके माता पिता को जागरूक करते हैं कि ठीक है आप कोयला चुनने और अपना जीवन यापन के लिए जा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। सरकार आपको कपड़ा दे रही है, खाना दे रही है, शिक्षा की सारी सामग्री फ्री दे रही है, तो फिर भी स्कूल आप क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो हम लोग का जो टीम है उन लोगों को ऐसी अंधेरों से उजाले की ओर लाने का काम करते हैं। ग्रेट दामोदर जी। सो अंधेरे से उजाले की ओर आप बच्चों को लेके जाना चाह रहे हैं जी। तकरीबन कितने साल हो गए आपको इस जर्नी पे? 8 इयर्स, 8 साल। 8 इयर्स से आप इस काम को कर रहे हैं, क्या बात है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा मुझे ये बताइए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं अभी? मैम 250 से 300 मेंबर्स हैं, अलग अलग जगहों पे लोग हैं और एट ए टाइम हम लोग उतना लोग नहीं होते हैं, जहाँ पे 2-4 लोगों का भी मौजूद होने से काम हो जाता है, तो हम लोग 2-4 लोग ही मिलकर करते हैं। 250 तकरीबन मेंबर हैं, मतलब लोगों ने सहयोग करना शुरू किया। तो किस किस एरियाज में आपके लोग हैं? सिर्फ धनबाद में या फिर रांची में भी है, जमशेदपुर में भी है। किन्हीं को ब्लड की आवश्यकता होती हो, किन्हीं को लाइक ऐसा जो आयुष्मान वाला मैंने बताया, तो वहाँ पे मैं अपने मेंबर्स को बताता हूँ कि अरे वहाँ पे ऐसा कुछ है, जाके एक बार बात कर लो। तो मेरा वहाँ पे टीम का लड़का हो, लड़की हो, जो भी, वो जाकर उन टेबल बात करके भी उनका समाधान करते हैं। क्या बात है, आप तो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज को काफी सपोर्ट करना चाहिए। सो अब आप ये बताएं कि क्या समाज से आपको सपोर्ट मिलता है? किस तरीके का सपोर्ट आपको मिल रहा है लोगों से, और किस तरीके का सपोर्ट आप और चाहते हैं? ये दोनों ही चीजें हैं। क्या बताएं, दुखद बात है, समाज से तो इंडिविजुअली जहां हम जाते हैं काबिल तारीफ लोग करते हैं और सपोर्ट मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे बीसीसीएल कंपनी है और भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज हैं जो उन लोगों को सीएसआर के तहत एनजीओ को करना चाहिए, पर वो लोग घर पे ही एनजीओ बना के बैठे हुए हैं। सीएसआर क्या बोला आपने, जरा क्लैरिफाई करें। सीएसआर होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, यस। सो मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, राइट? उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत क्या चीजें होती है, थोड़ा बताएं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना, शिक्षा के प्रति सहयोग करना, स्वास्थ्य के प्रति आपने जो बताया ना कॉर्पोरेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ, वो 2% जो होता है उसका प्रॉफिट का 2% उनको देना चाहिए, समाज को देना चाहिए। चाहे वो एनजीओ को देना हो, चाहे वो डायरेक्टली समाज को दे दें। तो ये एक बहुत बड़ी बात बताई है दामोदर जी ने।
कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी जो अपना प्रॉफिट करती है उसका 2% उनको दान में देना चाहिए। हालांकि ये सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनी की बात नहीं है, ये हर इंसान को अपनी अर्निंग से कुछ % दान जरूर करना चाहिए। सो यस, कॉर्पोरेट कंपनी की बात चल रही थी, तो वहां से आपको कॉर्पोरेशन नहीं मिलता है। आप कुछ कह रहे थे कि लोग खुद का एनजीओ, तो थोड़ा बताएं। मैम क्या है ना कि व्यक्तिगत जब हम लोगों के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं आते हैं, मदद करते हैं और हम उनको काम बताते हैं कि इस काम के लिए मैं आया हूँ, इनका सहयोग करना है। तो मेरे अगल बगल के जो भी हम अभिभावक स्वरूप लोग हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, काफी सपोर्ट करते हैं, तभी इतना दिन से ये सब काम कर पा रहे हैं। शुरुआत घर से हुई थी, अब समाज के लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं। लेकिन जो कंपनियां वहां पे है, मैं उन लोगों से भी कई बार मिला हूं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे वो तो सीएसआर कर रहे हैं। फिर उसकी गहराई तक जाता हूं तो पता चलता है कि वो जो सीएसआर कर रहे हैं वो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ एनजीओ, उन्हीं के परिवार के ही लोग उसमें जुड़े हुए हैं। ओके, सो कंपनी का पैसा घर में ही यस मैम, राइट। तो ऐसा भी होता है। ये एक बहुत मार्क करने वाली बात है कि जो पैसा समाज में सहयोग देना चाहिए, क्योंकि देखो समाज सबके सहयोग से चलता है। कुछ तबके हैं जो बेहतरीन पोजीशन में है, कुछ हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और जो बेहतरीन पोजीशन में है उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने पैसे से कुछ पैसा उन लोगों की हेल्प करें जिनको एक्चुअली जरूरत है। लेकिन आज दामोदर जी से पता चल रहा है कि कुछ कंपनीज ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको किस तरीके से इग्नोर करके वो अपने इस मुद्दे का जो पैसा होता है उसको वो घर में ही एनजीओ खोल के जो जरूरतमंद है उन तक चीजें नहीं पहुंचती। तो मेरी एक अपील रहेगी, लास्ट में हम लोग इसके ऊपर और भी ज्यादा बात करने वाले हैं। सो हम सबको सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर एक युवा, अच्छा मैं आपकी उम्र जानना चाहूंगी दामोदर जी, आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र 32 है मैम। यस, सो महज 32 इयर्स की उम्र है, और इस उम्र में पिछले 8 सालों से, जैसा कि अभी आपने बताया, पिछले 8 साल से ये सेवा भाव में लगे हुए हैं। बच्चों को अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाना चाह रहे हैं, लोगों को अच्छी हेल्थ मुहैया कराना चाह रहे हैं। जो भी स्कीम सरकार की आती है वो उन लोगों तक नहीं पहुंचती, उन जरूरतमंद लोगों को उसका जो फायदा है वो नहीं मिल पाता, और कुछ लोग जिनको इस फायदे की जरूरत नहीं होती है वो इन फायदों का मिसयूज करके वो इसका एडवांटेज ले रहे हैं। तो कैसे चीजें सही तरीके से चले उसकी एक कड़ी है दामोदर प्रसाद साहू। और मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति समाज में ऐसा खड़ा है, कहते हैं ना कि शुरुआत किसी एक से होती है, तो अगर कोई एक व्यक्ति इस चीज के लिए खड़ा है तो पूरे समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब सहयोग करें। सो आते हैं आगे इन बातों पे भी। तो दामोदर जी, आपकी क्या फीलिंग है कि किस तरीके का सपोर्ट आप समाज से चाहते हैं? जो भी सक्षम लोग हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आए, सोशल मीडिया के थ्रू हम तक हमारे एनजीओ से कांटेक्ट करें। और जरूरी नहीं कि हमारे बोलने पे आप कर रहे हैं, आप भी करते होंगे कहीं न कहीं लोगों को मदद, लेकिन मेरा जीवन ही इसी पे समर्पण है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप ज्यादा से ज्यादा हमारे एनजीओ को सपोर्ट करें, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले कि नहीं लोग सपोर्ट करें तो और ज्यादा हम लोग को जरूरतमंद के लिए काम करना हो। तो यही गुजारिश है, यही अपील है आप लोगों से। तो किस तरीके से सपोर्ट आपको किया जा सकता है? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्पोरेट लेवल पे हैं, तो आप अपना सीएसआर एक्टिविटी हमारे एनजीओ को हम तक पहुंचाएं, हमारे एनजीओ को थोड़ा सा मतलब ये सहयोग मिले। और जो मतलब सिंगल पर्सन भी अगर कोई कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? अभी हमारा जो ब्रॉडकास्ट समाप्त होगा इसके नीचे में हम लोग अपना नंबर दे देंगे, उसमें सारा डिटेल रहेगा। मैं लोग उसके थ्रू आप अपनी सारी डिटेल्स वहां पे हम लोग डाल देंगे, सारा डिटेल उस पे रहेगा मैम। चलिए, बेहतरीन, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि लोग उस तरीके से आप तक पहुंचे जी। और क्या कुछ बुक्स वगैरह के थ्रू भी हेल्प हो सकती है? थोड़ा क्लैरिफाई करें, अच्छे से बताएं ताकि हर कोई सहयोग कर सके। सहयोग का मतलब सिर्फ पैसा मत दीजिए, मतलब दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। मान लीजिए कि हम बहुत सारे गरीब का इलाज करते हैं, बहुत सारे बच्चों को किताब बांटते हैं, कुछ भी, तो उसके जरिए आप बताइए कि आपके पास भी कुछ सेकंड हैंड बुक्स हैं। अगर आप किन्हीं को मदद करना चाहते हैं इलाज के थ्रू तो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बारकोड है, ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई डॉक्टर्स हैं तो उनके माध्यम से भी कुछ आप हमें थोड़ा हेल्प कर दें।
कि हमारे घर पे एक डॉक्टर है जो रिम्स में है या कोई अच्छे जगह पे है, तो उनके थ्रू एक हेल्प हो सकता है मैम। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही मतलब दे के आप सहयोग कर सकते हैं ऐसा। ओके, बहुत बढ़िया। सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे से सहयोग किया जाए। कुछ बुक्स वगैरह की जो बात की इन्होंने, ये सारी चीजें। इस पॉडकास्ट के खत्म होने के बाद ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में कि किस तरीके से आप इस ऑर्गेनाइजेशन को सहयोग कर सकते हैं। अब हम जानना चाहेंगे दामोदर जी कि आप क्या विजन, आपका विजन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के? मैम विजन ये है कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मैंने देखे हैं साउथ में स्पेशली, वहां का सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो और कुछ दिन के बाद अगर मैं सक्षम हूं या लोगों का अगर इस तरह से सहयोग मिले, बहुत हेल्पिंग हैंड्स अगर आगे या हमारे ऑर्गेनाइजेशन तक आएंगे, तो मिल के हम लोग, सिर्फ मैं ही नहीं करूंगा, और वहां पे कुछ दामोदर या शिक्षा समाधान नाम नहीं, कुछ ऐसा सामाजिक नाम रहेगा जो पूरे समाज का वो अधिकार होगा वो हॉस्पिटल्स, और वो उसके घर के लिए, हमारे घर के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए होगा, ताकि वो सिस्टम यहाँ पे रहे, इलाज के लिए राह बगाहे उनको भटकना ना पड़े, योजनाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। सभी लोगों के सहयोग से ऐसा कुछ निर्माण हो, ऐसा कुछ स्वास्थ्य केंद्र बने जहाँ पे हर तरह का चिकित्सा वहां पे लोगों को मिले में। और चिकित्सा जितनी महंगी हो गई है तो महंगा नहीं, एक हाँ थोड़ा सा मतलब एफोर्डेबल हो जाए। बहुत ज्यादा फ्री भी कर देने से लोग उसका गलत एडवांटेज लेते हैं मैम। तो मेरा कहना है कि जेन्युइन थोड़ा सा एक ऐसा रेट हो जो काफी जेन्युइन हो, उससे हमारा सर्कुलेट हो, हमारा सिस्टम भी चले, और जो भी गरीब गुरबे के लोग हैं उनको भी लगे कि नहीं सहूलियत है, हमारा इलाज भी हो गया और पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं लगा। ऐसा क्या बात है। मैं भी बात कर रही थी न्यूरॉन्स की कि मैंने एनएलपी करी है, और एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम, कोई भी व्यक्ति जब किसी थॉट को लेता है अपने माइंड में, जैसे ही कोई थॉट आपके माइंड में आया कि यस मैं यूनिवर्स में ये क्रिएट करना चाहता हूं, आपका ये थॉट ट्रांसफर होता है, वैसे लोगों तक पहुंचता है, ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वैसे लोगों से आपको मिलाना शुरू करता है, वैसे वैसे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, और आप देखेंगे कि पैसा कोई मैटर नहीं होता। जब आप ये थॉट यूनिवर्स में छोड़ते हैं ना, तो यूनिवर्स वैसे लोगों को आप तक लाता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे आज इनके पास 250 से ज्यादा लोगों की टीम है, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी समाज के कुछ वैसे लोग भी आगे आएंगे, क्योंकि मैं थॉट्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। जो और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी नेक काम के लिए जब आप कुछ शुरुआत करते हैं, तो आपका यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स आपको मदद करता है और आपको लोग मिलते जाते हैं। जल्दी ही धीरे धीरे मेरी अपील है आप सबों से कि हम सब जो भी सहयोग कर सकते हैं जरूर इसमें सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ के सहयोग करें। अच्छा सर, अभी आप बता रहे थे दामोदर जी कि आयुष्मान योजना भी उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो एक सहयोग तो मैं अभी बगैर उस व्यक्ति से पूछे किए दे रही हूं जिनसे कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आयुष्मान योजना का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वो लोगों को दिला पाती हैं जो जेन्युइन लोग हैं। तो जरूर मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो आपकी इसमें काफी हेल्प करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मैम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मतलब मेरे जैसे कुछ ऐसे हेल्पिंग हैंड्स और जी, एक एक करके कहते हैं ना कि लोग मिलते जाएंगे और कारवा बनता जाएगा। और आपका जो ये ड्रीम है एक बड़े हॉस्पिटल का, देखो मेरे भी दिल में बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरीके से लोगों को हेल्प की जाए। कहते हैं ना कि कंट्रीब्यूशन, समाज में कंट्रीब्यूट करना, इसका जो सुख होता है एक बहुत ही अलग लेवल का सुख होता है, और उस सुख को आप अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी जरूर कोशिश रहेगी। आप सबों से अपील है, दामोदर जी की तरफ से अपील है। मैं चाहूंगी पहले दामोदर जी बताएं कि ये और क्या चाहते हैं, किस तरीके की हेल्प चाहते हैं, सो दैट इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि भाई एक व्यक्ति है हमारे जो एक बहुत ही बेहतरीन काम करने निकले हैं, और ऐसे लोगों को सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे लोगों को ही एक्चुअली सहयोग करने की जरूरत है। इस पॉडकास्ट के थ्रू ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। इसलिए मैं चाहूंगी कि लास्ट एक अपील आप करें दामोदर जी कि एक्चुअली आप किस किस क्षेत्र के लोगों से किस तरीके की हेल्प चाहते हैं। हालांकि अभी आपने थोड़ा बहुत बताया, लेकिन फिर भी एक क्लियर कट आप बताएं कि आपका विजन ये है और आपको किन किन चीजों की जरूरत है। और ये मैं आपको कहने के लिए इसलिए भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे और कोई आएगा दे देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम
अपने किसी मिशन को, किसी विजन को डिक्लेयर करते हैं यूनिवर्स के सामने, तो चीजें क्रिएट होनी शुरू होती है ना। तो इसलिए आप क्लियर बताइए कि आपका क्या विजन है। यस, मेरा ये विजन है, मैं ये चाहता हूँ, और हॉस्पिटल खोलने के लिए मुझे ये चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे, आपका क्या ड्रीम है, आप क्लियर कर बताओ। मैम, जो भी सरकारी योजनाएं होती है ना मंत्रालय से जी, तो मेरे में भी कुछ लैक ऑफ नॉलेज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परिपक्व हूँ, पूरा सक्षम हूँ। कुछ ऐसे लोग जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाते हैं एनजीओ के थ्रू, टेंडर के थ्रू, जैसे ही हमारा ये वीडियो खत्म होता है तो नीचे में बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग का थोड़ा सा दिशा निर्देश मतलब मिले और हम भी उस प्रोसेस को फुलफिल कर पाए। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है हमारे एनजीओ का सारा अभी तक तो अप टू डेट ही है, कहीं कोई कमी नहीं है। अगर उसमें भी कुछ कमी होगा, अगर हमें सरकारी योजना लेना है या मंत्रालय से कुछ फंड लेनी है तो क्या प्रक्रियाएं होती है, थोड़ा सा हमें कुछ लोग जो दिशा निर्देश कर दे ताकि हम उस फंड का सही यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि एक आदमी से या बार बार एक ही आदमी से या बार बार 2-4 लोगों से ही डोनेशन लेना, पैसा मांगना, सामने वाले को तो बुरा लगता ही है, हमें भी लगता है, लेकिन हम लोग आगे की काम को कैसे करें, ये हमारे काम को रुकावट हो जाती है। इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे लोग हमें दिशा निर्देश करें जो मंत्रालय वगैरह में हो, जो फंडिंग वगैरह करते हुए एनजीओ को। हाँ, जो भी उनका प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी देखना हो वो बकायदा वो सिस्टम को देखने के बाद ही वो करें। ओके, तो आप सबसे पहले चाहते हैं कि आपको सही दिशा निर्देश मिले। एनजीओ को कैसे फंड मिलता है, मंत्रालय से कैसे फंड मिलता है। अच्छा, सो मंत्रालय से कैसे फंड मिलता है सो दैट आप अपने एनजीओ को सुचारू रूप से चला पाए। एक पॉइंट हो गया। चलिए, तो जो लोग भी, जिनकी भी जानकारी इस संदर्भ में है कि एनजीओ को फंड कैसे मिलता है, उसके लिए क्या करना होता है, क्या प्रोसेस है, जिनको भी जानकारी है नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, उसमें जाकर के हम सहयोग दे सकते हैं। नेक्स्ट मेरा लोगों से अपील है कि अभी बागमारा क्षेत्र में एक एम्बुलेंस हमारे संस्था द्वारा निःशुल्क चलाया जा रहा है, लेकिन वो निःशुल्क लोगों के लिए है और मैं उस एम्बुलेंस को चलवा रहा हूं, तो उसमें पेट्रोल खर्च है, ड्राइवर की खर्च है, गाड़ी का मेंटेनेंस है। और मैं चाहता हूं कि सक्षम लोग थोड़ा आगे आए ताकि एक नहीं, 1 से 100 एम्बुलेंस सिर्फ बागमारा में नहीं, पूरे धनबाद जिला में नहीं, बल्कि और भी जगहों पे इसका विस्तार हो, जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिले और सुचारू रूप से ये चले। बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ही सारा चीज नहीं कर सकता। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी संस्थाओं को दान देते हैं। कई बार लोग बाहर जाके दान देते हैं। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी झारखंड के लोगों से कि एटलीस्ट झारखंड में कुछ बहुत बेहतरीन करने का जो एक प्रयास है दामोदर जी का, तो कुछ फंड हम इधर भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखो, सबके सहयोग से ही समाज बेहतर बनता है और ये एक बहुत नेक काम है। तो जैसे दामोदर जी ने एक एम्बुलेंस लिया हुआ है, तो एम्बुलेंस एक से ज्यादा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक एम्बुलेंस से काम नहीं होता। दूसरा, सहयोग की जहां तक बात आती है तो एम्बुलेंस खरीदना और ड्राइव करना, ये सारा कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जैसे सपोज कोई ड्राइवर है, तो आप अगर पैसे से सहयोग नहीं कर सकते तो आप हमेशा प्रॉम्प्ट रहे, इनके साथ जुड़े, इनकी संस्था के साथ संपर्क में आए, सो दैट आप अपना कम से कम श्रम का सहयोग दे सकें। सहयोग का मतलब सिर्फ धन का सहयोग नहीं होता है, श्रम का सहयोग होता है, भोजन से सहयोग होता है, कपड़ों से सहयोग होता है, दवाइयों से सहयोग होता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम है इन चीजों को करने में, तो आप इन सारी चीजों के साथ सहयोग कर सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि इनका एक विजन है, एक शेल्टर होम, तो जरा उसके बारे में बताएं कि आप क्या चाहते हैं। लोगों को मदद करने के दरमियान में रोड पे, राहे बगाहे पे हम लोग देखते हैं, मैम, कोई बच्चा हो, बहुत सारे बूढ़े हैं, बूढ़ी है, वो वृद्धाश्रम और अनाथालय नहीं, एक शेल्टर सेंटर हो जहाँ पे मतलब जरूरतमंद लोग वहां पे आके रहे, वहां पे सिर्फ रहे और खाना ही नहीं खाए, मतलब उन लोगों के लिए एक बागवानी टाइप का भी कुछ हो, जिससे कि कुछ वहां से कुछ हम लोग वहां पे उगाएं भी और उसी का यूटिलाइज हम लोग खाने में, भोजन में उपयोग कर ले। तो ऐसा भी एक सोच है कि लोग आगे चल के आए और एक केंद्र सेंटर, एक शेल्टर सेंटर केंद्र हो जहाँ पे लोग अपना जीवन यापन कर सके, फ्री में भोजन लोगों को मिल सके।
जिनके माता पिता नहीं है, माता पिता हैं तो उनके बच्चे नहीं है, कोई थोड़ा सा मंदबुद्धि टाइप के लोग हैं जो लोग रोड पे देखते होंगे कि प्लास्टिक वगैरह खाना, जैसे मन तैसा भोजन खाना, तो हम लोग उस समय 10 रुपए दे देते हैं या भी एक बिस्किट दे देते हैं। लेकिन मेरा ये सोच है कि एक ऐसा जगह हो कि जो भी लोग देखें उनको और उनको उठा के उस केंद्र तक पहुंचा दे, और उस केंद्र में पहुंचाने के बाद सारी जिम्मेवारी हमारे संस्था के लोगों की होगी, और वो संस्था के लोग उनको बेहतर तरीके से उनका जीवन यापन, उनकी जीवन जो होता है, 2 टाइम का भोजन मिले, सही से उनको कपड़ा मिल जाए, सही से उनको एक छोटा सा घर मिल जाए रहने के लिए, और जैसे जैसे वो अपना स्वास्थ्य और शरीर ठीक कर ले, तो हम लोग कहते हैं घर पे हम लोग जो काम करते हैं ना, बागवानी वगैरह, वो लोग भी करें। ऐसे में क्या होगा ना कि वो सक्षम हो जाएंगे और समाज भी इससे बेहतर होगा। जो लोग हम लोग देखते हैं वैसा लोग को जगह मिल जाएगा। राइट, ये बात जो आपने बोली बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है। तो अगर इस तरीके का शेल्टर होम होता है तो जो आपने बोला सिर्फ इतना ही नहीं, बियॉन्ड दिस भी बहुत सारी चीजें उनके हुनर को हम यूज कर सकते हैं, जिससे वो पैसे कमा सकते हैं और एक सहयोग समाज में भी हो सकता है। सो बहुत ही नेक विचार है आपके। और शिक्षा समाधान ट्रस्ट, मैं चाहूंगी कि हम सारे लोग मिलकर शिक्षा समाधान ट्रस्ट को सहयोग करें, दामोदर जी की हेल्प करें और इनके विजन और मिशन को पूरा करने में सहयोगी बने, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच रहा है, हमेशा वो व्यक्ति विशेष होता है। सो आज की जो चर्चा थी बहुत ही बेहतरीन रही और दामोदर जी बहुत अच्छा लगा। बहुत आपकी उम्र में जब लोग अलग तरीके का जीवन जीना पसंद करते हैं जी, उस उम्र में आप थोड़े ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं ऑलरेडी। मैम कहते हैं ना कि स्थिति और परिस्थिति ही आपका जीवन का गुरु होता है। तो परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि बहुत कुछ सिखाया। समय जो मेरा बुरा वक्त जो मैंने देखा है उससे ही मैं बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, और वही चीज मैं चाहता हूँ कि समाज में किन्हीं को भी कोई दिक्कत हो तो काश में उसका एक मेरा जो दोबारा जीवन मिला है उसके जीवन के लिए मैं जी पाऊंगा। जी, मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने आपको चुना है इस नेक काम के लिए। अगर क्योंकि कहा जाता है ना कि हर जो घटना दुर्घटना लाइफ में होती है, कई बार हम उसको सेटबैक समझ के बैठ जाते हैं कि ये मेरे ही साथ क्यों हुआ, लेकिन हम शायद इस चीज को नहीं समझ पाते कि ये हुआ है आपको एक लेसन देने के लिए, सो दैट आप ग्रो करें लाइफ में। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस उम्र में आपकी सोच इतनी बेहतरीन है और भगवान आपको बहुत हेल्प मिले सबकी तरफ से। हम सबों का प्यार आशीर्वाद आपके साथ है। एंड एक अपील के साथ मैं इस सेशन को अभी एंड करूंगी कि हम सब मिलकर के दामोदर जी को सहयोग करें, सो दैट जो इनकी मंशा है समाज को बेहतरीन बनाने की, लोगों को सही शिक्षा मिल पाए, सही स्वास्थ्य मिल पाए, लोगों को सही जानकारी मिल पाए, जो सरकारी योजनाएं आती हैं चाहे वो शिक्षा की हो या फिर स्वास्थ्य की हो, उसका सही लाभ सही लोगों तक पहुंच पाए, जिस मिशन में दामोदर जी लगे हुए हैं। तो आप में से जितने भी लोग आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो भी जानकारी आपके पास है, हम देखते हैं कि किस तरीके से इस संस्था को हम और भी ज्यादा सहयोग करें, सो दैट एक बेहतरीन समाज हम सबके सहयोग से बन पाए। सो आज के इस सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि किस तरीके से एक माइंड में क्या चीज उत्पन्न होती है जिसकी वजह से वो अपनी आम जिंदगी छोड़कर कुछ खास बन जाता है, कैसे जीवन बदलता है। सो ह्यूमन लाइब्रेरी के नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।